मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द BS एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का पोएम पढ़ने वाले हैं जिस किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2, जिसके अंदर सेकंड पोएम हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले समझे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। इनका लेखक जो हैं, जिनका नाम है आपका वाल्ट विटमैन, इनका कहना यही है कि हमें जो भी चीज़ करते हैं हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आश्रित नहीं रहना है। हमें अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी काम करते हैं हम खुद से कर सकें। और इसी कारण से इन्होंने अपने किताब जो भी पोएम का नाम रखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लें, वाल्ट विटमैन के बारे में जानें। ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, और बाकी सब तो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख ही दिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये भी बात कर लें कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम पढ़ेंगे तो क्या इसके रिलेटेड 12th में क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये बात जानें कि 12th क्लास में जो आप बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये एक पोएम है। तो पोएम से आपका क्वेश्चन आंसर भी आता है और उसका समरी लिखने के लिए भी आता है। तो हमें बहुत बढ़िया ढंग से लाइन बाय लाइन हमें पोएम मालूम होना चाहिए और उसका समरी, ताकि हम लिखने आ सके। जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हमने लिखा है सब इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लगभग इसे समझ के याद रखना होगा, ताकि जो भी अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अगर पोएम लिखने के लिए, असम्बली लिखने के लिए, ताकि आप लिख सके। उसमें भी आपको चॉइस मिलता है, 3 पोएम आएगा, किसी एक पर आपको समरी लिखना है। तो बहुत आसान होता है समरी लिखना, क्योंकि अगर हम लेखक के बारे में जानेंगे तो 2-3 लाइन लेखक के बारे में लिख लेंगे, फिर हम पोएम के फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के पैराग्राफों के अनुसार, लाइनों के अनुसार हम अपना लिख लेंगे, फिर उसका थीम लिख लेंगे और लास्ट में उससे हम क्या समझते हैं वो भी लिख लेंगे। हमारा समरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चिंता ना करें, अगले वीडियो में हम इसका समरी भी आपको देंगे, किस तरह से लिखा जाता है और हम बताएंगे भी। आइए सबसे पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं। पहले लेखक के बारे में जानें ये कौन है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हमारा पोएम है, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिकन पोएट कहने का मतलब कि इनका घर जो है अमेरिका में था, और ये हमें नहीं पता है कि किस जगह से, अमेरिका में कौन से गांव है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको नहीं पता करना है। बस कंट्री के बारे में मालूम रखिए कि हाँ ये अमेरिकन पोएट हैं। और इनके बारे में जानिए कि जब ये अमेरिकन पोएट तो हो गए तो इनको हम लोग अमेरिकन पोएट कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि इनका बर्थ कब हुआ था और डेथ कब हुआ था। तो इनका जन्म आपका 31 मई 1819 में हुआ था और इनका डेथ जो है 26 मार्च 1892 में हुआ था। तो ये लगभग इनका जो जर्नी है हमारे धरती के ऊपर लगभग 72 के आसपास था। 72 ईयर्स इन्होंने अपना धरती के ऊपर अपना जर्नी अपना कंप्लीट किए थे। 72 ईयर में इन्होंने बहुत कुछ दिया। सबसे पहले क्या दिए, ये पोएम लिखा करते थे। पोएम लिखने का मतलब क्या होता है कि जो अपना विचार है हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारा विचार को लोग सुन के उस मार्गदर्शन पे चले और ताकि हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़े। और इन्होंने देखिए, तो इनका जन्म हो गया और इनका मृत्यु डेट हो गया। तो आपको ये दोनों आपको याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट के तौर पे आप याद रखें जब भी। या आपका ये पोएम समरी और क्वेश्चन आंसर पे ही केवल निश्चित नहीं रह जाता है, इससे आपका 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव में पोएम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको याद करना होगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब कम उम्र में कोई काम करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि इनका घर परिवार बहुत ही छोटा घर से बिलोंग्स करते होंगे, जिनका आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होगा। इस कारण से इनको अपना घर छोड़ के कहीं बाहर में जाके काम करना पड़ रहा था। आपको मालूम होगा कि जब किताब आप पढ़े होंगे कि 12th बर्थडे से पहले सेलिब्रेट करने से पहले इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। काम करना क्या शुरू कर दिए थे, तो सबसे पहले इन्होंने काम कारपेंटर का करना शुरू किए थे। कारपेंटर का मतलब क्या होता है, तो जो लोग लकड़ी का काम किया करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो 12th अपना बर्थडे भी नहीं मनाया था, सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे, और उसके ही पहले इन्होंने काम पर चल गए थे और सबसे पहला काम इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू किया। कुछ दिन तक इन्होंने कारपेंटर का काम किया। जब कारपेंटर का काम कुछ दिन तक किए, उसके बाद इन्होंने पेंटर के रूप में कहीं ज्वाइन कर लिए और पेंटर का काम करना शुरू कर दिए। और पेंटर के बाद इन्होंने टीचर का जॉब करना शुरू किया। अब ये सरकारी था कि नहीं था ये तो हमें भी नहीं पता, बस ये जाने
कि हाँ, इन्होंने सबसे पहले कारपेंटर का काम करना शुरू किया, फिर पेंटर का काम करना शुरू किए और फिर टीचर का काम करना शुरू किए, और फोर्थ जो है आपका, इन्होंने एडिटर का भी काम करना शुरू कर दिया। जब एडिटर का काम करना शुरू किया तो अमेरिका में कहीं सिविल वार हो गया, और सिविल वार होने की वजह से इन्होंने वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिए ताकि लोगों का मदद हो सके, क्योंकि ये अमेरिकन थे और अमेरिका के अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। कुछ कारणवश से हुआ होगा, क्योंकि हमें तो पोएम पढ़ना है, पूरा तो हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो अमेरिका के अंदर जाके, अमेरिका में तो रहते ही थे, जाने के बाद अपना काम छोड़ के और वहाँ पर वॉलेंटियर के रूप में, नर्स के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यही है इनका लाइफ का जो भी बेसिक पॉइंट जो जानना था कि इन्होंने कौन कौन से काम करना शुरू कर दिए थे, और लास्ट में जाके इन्होंने पोएट का काम करना शुरू किए। आइए हम लोग तो इनका बर्थ और डेथ दोनों फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इनका बर्थ जो था 31 मई 1819 में हुआ था। ये जो है आपको 31 मई जो है आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ईयर मिलता है किताब में, लेकिन हम आपको दिए हैं ताकि आप याद कर लें। दूसरी चीज़ है, डेथ कब हुआ था? 26 मार्च 1892 में हुआ था। ये कैसा पोएट थे? तो अमेरिकन पोएट थे। और ये क्या क्या चीज़ कर सकते थे? अमेरिकन पोएट थे। ये एसियस्ट भी, एसियस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे भी लिखा करते थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि जो इधर से उधर जो भी समाज में चल रहा है, न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करके कहीं भी अपना न्यूज़ देते थे और लोगों के बारे में बताते थे। और ये ह्यूमनिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है कि लोगों के बारे में सोचा करते थे, जिसको हम लोग ह्यूमनिस्ट कहते हैं, कि जो ह्यूमन के बारे में सोचे कि हाँ क्या अच्छा है क्या ख़राब है, जिसको हम लोग ह्यूमनिस्ट कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोएम लिखा करते थे जिसके अंदर से कोई राइमिंग्स नहीं होता था, कोई राइम्स नहीं होता। राइम्स का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे एक सेंटेंस के ऊपर आश्रित रहता है, मिलता जुलता रहता है, लेकिन इनका पोएम जो भी है फ्री राइम्स का रहता था। इसी कारण से पोएट, अमेरिकन पोएट के भी नाम से जाना करते थे हम लोग, और एक और हम लोग पढ़ेंगे कि फादर ऑफ फ्री वर्स के भी नाम से हम लोग इनको जाना करते थे। जब ये 72 ईयर का इनका जर्नी हुआ होगा तो बहुत कठिन भी हुआ होगा, और इसमें इनका नाम भी फेमस हुआ होगा, और नाम फेमस हुआ है तो ही तो हम लोग आज 2024 में आके हम लोग इस पोएम को पढ़ रहे हैं। देखिए, इनका फेमस वर्क में क्या क्या था? लीफ ऑफ ग्रास था, ओ कैप्टन माई कैप्टन। अब लीफ ऑफ ग्रास के बारे में भी आप जानिए कि लीफ ऑफ ग्रास क्या है। लीफ ऑफ ग्रास बहुत ज़्यादा कलेक्शन था पोएम का, जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि लगभग 52 सेक्शन था। कितना सेक्शन था? 52 सेक्शन था, जिसमें हम लोग अधिकतर फर्स्ट जो सेशन है हम लोग पढ़ा करते हैं। और हम लोग भी किताब में जो है रेनबो पार्ट 2 में आपका जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वही सेम चीज़ हम लोग फर्स्ट सेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। 52 सेशन हम लोग नहीं पढ़ते, 51 सेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट सेशन ही हम लोग पढ़ा करते हैं। ये लीफ ऑफ ग्रास हमने आपको बताया कि जिसके अंदर 52 सेशन था, और ये बहुत पोएम इसमें था। जब इनका ये रिलीज़ कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था? तो इनका ये जो लीफ ऑफ ग्रास था, इनके पास पैसा वैसा नहीं था, किसी इधर उधर करके किसी हालों में ये इन्होंने लीफ ऑफ ग्रास को पब्लिश कराया। तो लीफ ऑफ ग्रास को पब्लिश इन्होंने 1855 में पब्लिश करा दिया। लेकिन उस समय ये लीफ ऑफ ग्रास का जो भी ये संग्रह था, इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया था, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे पैसा हम कमा सकेंगे नहीं कमा सके। इसी कारण से इन्होंने इसका कोई टाइटल नहीं दिया था। लेकिन अमेरिका के अंदर ये इतना लीफ ऑफ ग्रास फेमस हुआ, तब जाके इन्होंने लास्ट में इसका टाइटल दिए 1881 में। कब दिए टाइटल? 1881 में इन्होंने टाइटल दिया। किस चीज़ का? लीफ ऑफ ग्रास का। उस टाइटल का नाम क्या था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका थीम क्या था? लीफ ऑफ ग्रास जो ये हम लोग 52 सेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका थीम क्या था? थीम यही है कि आइडिया ऑफ सेल्फ। अब आइडिया ऑफ सेल्फ का मतलब क्या होता है? तो हमारा थीम के टाइटल के अकॉर्डिंग इन्होंने थीम बैठाया। टाइटल क्या है हमारा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद से गाना गाना। खुद से गाना गाने का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहना है, किसी के दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। कि अगर वो आदमी, चाहे कोई भी इंसान, चाहे कोई भी जानवर अगर एक बार चला जाता है तो हम लोग को बड़ा तकलीफ़ होता है। इसी कारण से इन्होंने कहा है कि थीम इसका हुआ कि आइडिया ऑफ सेल्फ, खुद से जीवन जीना है। यही हमारा पोएम है। चलिए हम आगे पोएम आपको पढ़ाते हैं, बात करेंगे। देखिए, पहला लाइन इसमें है, फर्स्ट लाइन आपको हम पढ़ा देते हैं। पहले लाइन यहाँ तक जहाँ तक
लिखा गया, पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर से हम बात करेंगे। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि जो हम मान रहे हैं, मानना क्या है, उनका मानना यही है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, खुद से सेलिब्रेट करना है और खुद से गाना गाना है। इस लाइन का मतलब यही होता है कि हमें अपने जीवन में किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। अगर हम किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के वजह पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड पड़ गए, या हम जानवर के ऊपर डिपेंड पड़ गए, जैसे अपने घर में पालतू कुत्ता हमने पाल लिया, गाय जानवर रख लिया, अगर वो कहीं डेड कर जाती है तो फिर से हम मन में हमारा बहुत बड़ा दुख होगा और उस दुख को बिताने के लिए मुझे बहुत दिन तक लग जाएगा। अगर हम पेरेंट्स पे आश्रित रहते हैं, किसी बंधु पे आश्रित रहते हैं, दोस्त पे आश्रित रहते हैं, अगर वो हमको छोड़ के चले जाते हैं तो हमें बहुत सारा दिन में अपना दुख में व्यतीत करना पड़ेगा और उसमें बहुत बड़ा समय लग जाएगा और समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। लेखक का कहना सेकेंड लाइन में है, एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मानना, मैं जो मानता हूँ आपको भी मानना है। ऐसा बात लेखक इसलिए कहे क्योंकि उनका जीवनी 72 साल का था और अपने जीवनी में जब उनका उम्र 37 ईयर का ओल्ड थे तब ये पोएम लिखे थे। लगभग वो अपना जीवन का हाफ जीवन जी चुके थे। इसी कारण से अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कहना चाहते थे कि मेरा आज 37 ईयर के ओल्ड हैं, जिसके कारण से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने से खुद से गाना गाइए और खुद से सेलिब्रेट कीजिए, फिर जीवन देखिए जी के क्या होता है। फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जितना एटम मेरे शरीर में है, जितना हमको बिलोंग्स करता है, सेम एटम आपके भी शरीर में है। जितना अच्छा हमारे शरीर के अंदर एटम है उतना ही आपके शरीर में अच्छा एटम है। आई लूफ एंड इन्वाइट माई सोल। हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, भटकते चलते हैं और अपने अंदर आत्मा को इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके और अपने सोल को हम फ्रेश कर सके, ताकि हम किसी के मैंने नुकसान नहीं पहुंचाए। एंड आई लीन एंड लूफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रासेस। कह रहे हैं कि मानना यही है कि हम सपोर्ट लेते हैं समर के समय में, जिस तरीके से ग्रास अपना रूम को चेंज कर देता है। क्या कर देता है? समर में सनलाइट के वजह से ग्रास क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है और कठोर होने की वजह से वो कांटे की तरह बिहेव करता है। और ये बात लेखक को बहुत अच्छी से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट लाइन है कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। क्यों कहना चाह रहे हैं कि जिस मेरा जो टंग है, मेरा जो जीव है और मेरा जो ब्लड है और जो भी मेरे शरीर के पार्टिकल्स हैं, इसी धरती के सॉइल से बना हुआ है और इसी धरती के एयर से बना हुआ है। और उनका जो है वो पोएट अमेरिकन पोएट थे, तो उनका जो भी बॉडी है, जो भी टंग है, उनका अमेरिका के सॉइल से बना था और अमेरिकन एयर से बना था। बॉर्न हियर ऑफ ए पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने पिताजी से आए हैं और मेरे पिताजी अपने पिताजी से आए हैं, तो सबका पेरेंट्स अगर मिलाया जाए तो लास्टली सबका पेरेंट्स एक बार अगर आगे की ओर पीढ़ियाँ हम बढ़ाते चले जाएंगे तो सबका पेरेंट्स सेम हो जाएंगे। और जिसको हम पेरेंट्स द सेम कहते हैं, जो भगवान के हम लोग कहा जा सकता है कि मतलब कि भगवान ही सभी को जन्म दिए हैं, तो एक के बाद हम लोग का जनरेशन बाई जनरेशन एक के माता पिता हमारा बनते चले जाते हैं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन्स। कह रहे हैं कि आज मैं 37 साल के हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो शरीर है भगवान के दया से बिल्कुल सुरक्षित है। आई होप इज नॉट टिल द डेथ। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरा जो शरीर है इसी तरह से मेरा जीवन मृत्यु तक इसी तरह से रहे। उसके बाद क्या है? क्रीड्स एंड द स्कूल इन द अबेसेंस। क्रीड्स का मतलब क्या होता है? रिलीजियन बिलीव्स। रिलीजियन बिलीव्स क्या क्या होता है? और स्कूल्स का मतलब होता है कि थॉट। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग बहुत सारा बचपन से सुनते आए हैं, चाहे हमारे समाज में त्रुटि होता है कि छोट जात बड़े जात कि हम लोग हीन भाव से देखते हैं। जो पहले बहुत सारा ऐसा था कि छोटे कास्टों को पानी नहीं लेना है इस जगह से क्योंकि बड़े जात पानी लेते हैं, तो वही चीज़ कहा जा रहा है। लेखक भी हमें ही समझाना चाह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल इन द अबेसेंस, रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिशिएंट एट द वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कहा जाता है कि जो भी हमारा कि हम लोग छोटे जात के प्रति और हम लोग हीन भाव से देखते हैं या रखते हैं अपने मन के विचार, ये कभी समाज में ख़त्म नहीं हो सकता है और इस चीज़ को हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। जब तक हम एज में है, रिटायर अगर हो जाते हैं फिर भी नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन इसको कोशिश किया जा सकता है कि समाज से हम हटा सकें।
आई हर्बर फॉर द गुड्स और द बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। यहाँ पर लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे भगवान इस तरह से शक्ति दे, चाहे मेरा अपना भाई खड़ा हो, चाहे मेरा अपना परिवार खड़ा हो, तो हम हमेशा क्या बोल सकते हैं, हम हमेशा सच के साथ बोले और जो हमारे साथ सच है वही बोले, और अपना जो नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी। और जिस तरीके से हम दूसरे के प्रति बोल सकते हैं तो अपना भाई भी रहे तो हम वहाँ पर सच्ची बात बोल सकते हैं, सच बात बोले ताकि हमारा जीवन आगे चलते रहे, और उसी एनर्जी के साथ बोले ताकि उसमें कोई हमारा कमी नहीं रहे। इस लेसन का टोटल मतलब आपको हमने समझा दिया, और एक बार शॉर्टकट में आपको हम रिवीजन करा देते हैं। इस लेसन में मतलब यही है कि एक लेखक आपको समझाना यही चाहते हैं कि हम लोग को खुद से गाना गाना है और खुद से सेलिब्रेट करना है, ताकि हम सेलिब्रेट करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, ताकि हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मेरा मानना है वो भी बात आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है 37 ईयर का ओल्ड होने के बाद हम ये पोएम लिख रहे हैं, तो उनका जो भी जीवन का जीने का शैली था अपने तजुर्बे के साथ वो अपने इसमें बताना चाहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने से जीवन जीना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसमें बता रहे हैं कि लेखक में कि जिस तरह से जितना एटम हमारे शरीर के अंदर अच्छा है उतना ही एटम आपके भी शरीर में अच्छा है। उसके बाद बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने सोल को इनवाइट करते, आपको भी इनवाइट करना चाहिए। नेचर जिस तरह से ग्रास अपना शो करता है, जिस प्रकार से सबका पेरेंट्स सेम है, एक के बाद एक पेरेंट्स हम लोग का आया हुआ है, सबका लिंकेज एक पेरेंट्स से हुआ है, इसी तरीके से सबका भगवान एक ही हैं। इसी कारण से आपको भी क्या करना है, जो हम मानते हैं आपको भी मानना पड़ेगा, और जो भी हम लोग नीच भाव हेन भाव से किसी को देखते हैं वो सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे समाज से बात जा भी नहीं सकता है। लेकिन हमें कोशिश करना है, इस नए जनरेशन में कोशिश करना है कि बस सभी बातें जो हम लोग भी हीन भाव से किसी को देखते हैं ये सब बात ख़त्म हो सके। और इस तरीके से लेखक अपने बारे में भगवान से कोशिश कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि दयापूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि भगवान हमें क्या कीजिए, जिस तरीके से हम किसी के सामने झूठ न बोले, हमेशा सच बोले, चाहे मेरा अपना परिवार ही क्यों न हो, और जितना मेरे शरीर में उतना ही नेचुरल जो एनर्जी है वो कभी मेरा ओरिजिनल कभी ख़त्म ना हो। यही है आपका पोएम का लास्ट सीन। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी बच्चों को अपने से क्या करना है, हमेशा मेहनत करना है, ताकि हमें समाज में आगे बढ़ सके। जो हम सपना देखे हैं हम अपने सपना को पूरा कर सकें। भगवान से भी मांगिएगा तो बिना मेहनत किए भगवान भी नहीं देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। जय हिंद, जय भारत।